इंडिया जापान देख लिया, इंडिया यूएसए देख लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फॉर द ऑप्रेस्ड नेशंस। 2019 की मेंस एग्जाम पेपर 2 में एक ये प्रश्न पूछा गया, द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज नेशन हैज़ डिसअपियर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा उसको एक नया जो रोल मिल गया है, उसके कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल में से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो रही है। विस्तार से समझाए 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। ऐसे प्रश्न 2018 में इंडियाज रिलेशन विथ इजराइल हैज़ ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैनॉट बी रोल्ड बैक डिस्कस। यानी भारत की विदेश नीति या तेवर पहले से एकदम बदल चुके हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया। इधर इजराइल के कंटेक्स्ट में पूछा गया और 2019 में पूछा कि पहले गरीबों देशों का जितना मसीहा बनते थे आजकल हम वो नहीं बनते, हमारा कुछ रोल अलग हो गया है। तो विदेश नीति या तेवर पहले से बदल चुके हैं। भारत अब गरीब देशों का मसीहा नहीं रहा, ऐसा दूसरे लोगों को लगता है। भारत की अपनी मजबूरियां हैं, वो भी समझनी चाहिए। सो आउटलाइन ऑफ दिस आंसर, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द इशू, कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और डीकोलोनाइजेशन फेज़ में हमने सब गरीब देशों की मदद करने के लिए हम उसके मुखिया के रूप में, चैंपियन के रूप में लड़ते रहे। लेकिन आज की तारीख में हमारा रोल कुछ बदल गया है, हमारी प्रायोरिटी कुछ बदल गई है। वो सब फैक्टर्स की आप चर्चा करें कि आज की तारीख में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसके बाकी सब देश, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट एंड अदर थिंग्स, या तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं, अमेरिका और सब देशों के साथ मित्राचारी बढ़ा रहे हैं, या वो एकदम फेल्ड स्टेट बन गए हैं, क्यूबा, वेनेजुएला, वो सब क्या है, दे आर नॉट डूइंग वेल। तो एक आदमी खुद से कितना काम कर सकता है? गरीबों का मसीहा बनने के लिए दूसरों का भी तो सपोर्ट चाहिए, जो हमें अब पहले जितना नहीं मिलता। एक ज़माने में था कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। अब नया डायमेंशन है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, जहाँ पर ये ब्रिक्स, बीमस्टेक, ये सब ग्लोबल साउथ के नए धीरे धीरे उभरते हुए ग्रुप्स हैं। और ये सब ग्रुप्स के अंदर बात होती है उनकी खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो भारत भी ऑब्वियसली ऐसे रोल अदा करेगा जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो मिलते जुलते देशों की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अदर्स, रादर देन कि गरीब देशों का मसीहा बनने जाए। हमें भारत देश के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को और लेने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो हमने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है कंपेयर टू गरीब देश। भारत की डिफेंस प्रायोरिटी देख लीजिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट। सो वी हैव टू एंगेज विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। हमारा एक ये भी मसला है कि वी डू नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल एंड डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो कुछ ऐसे गरीब देश हैं जहाँ उनकी गरीबी का कारण उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन इज़ दैट। तो वहाँ पर हम कितना काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल हैव टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल अफेयर, जो हम चाहते नहीं। सो एज ए रिजल्ट अगेन अब हम मसीहा नहीं बन सकते। सो कंक्लूजन, यस, इंडियाज़ ओन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैव चेंज्ड एंड एज ए रिजल्ट कुछ ऑब्जर्वर को ऐसा लग सकता है कि भारत अब पहले की तरह गरीब देशों का मुखिया नहीं रहा। सो लेट अस स्टार्ट द आंसर। यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंट्रोडक्शन में ओरिजिन कि आफ्टर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया चैंपियन द इश्यूज ऑफ द डीकोलोनाइज कंट्रीज थ्रू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सब गरीब देशों की, सब नए नए स्वतंत्र हुए देशों की मदद करने की हमने भरपूर कोशिश की। However, in the present decade, following factors have forged a new identity for India. नया वैश्विक ऑर्डर बन रहा है जिसमें हमारा एक नया भूमिका बन रही है। एंड देन इन बॉडी पार्ट यू टॉक अबाउट दोज इश्यूज। पहला कि नाम देश अब बिखर चुके हैं, तो सब मिलके जो काम करते थे वो अब करना मुश्किल है। अफ्रीका की एक कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए सिर्फ एक उसके माँ बाप बड़ा कर दे ऐसा नहीं होता, गांव के सभी लोगों ने साथ आना पड़ता है। सिमिलरली, नॉट वन कंट्री बट मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर टू हेल्प द अदर पुअर कंट्रीज। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, साउथ अफ्रीका धीरे धीरे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करे, कैपिटलिज्म प्रमोट करे, ऐसे रास्ते पर चले गए, तो वो बिखर गए हैं। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, वो तो फेल्ड इकोनॉमी बन गए हैं। इजिप्ट, ईरान, they are suffering from many political and economic instability because of their own domestic and foreign factors। उनको क्या प्रॉब्लम है वो लंबी चौड़ी इधर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बट बेसिकली देर आर सम इंस्टेबिलिटी।
तो ये नाम और अपने बाकी के देश पहले जितना आपस में मिल के कोई गरीब का उत्थान कर दे, उनके खुद के उत्थान के तकलीफ़ें हैं। सो देयरफॉर अकेला देश सब गरीब देशों का मसीहा नहीं बन सकता, दूसरे साथी देश भी मदद करने के लिए होने चाहिए, जो है नहीं। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, ये नाम के साथ ही एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS था, लेकिन वो तो एकदम सेरेमोनियल टाइप ऑफ गैदरिंग हो गया कि जहाँ पर भूतपूर्व ब्रिटिश कॉलोनियाँ जो कि अब स्वतंत्र हो गए, उनका ही समुदाय है, ग्रुप है। तो कुछ काम बस मिलते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा काम करते नहीं। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड ये जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ऐसे जो सेपरेशन थे, अब आधुनिक समय में वो नॉर्थ साउथ डिवाइड बन गए। भारत साउथ, ग्लोबल साउथ का एक लीडर माना जाता है। हमने उस अनुसंधान में कुछ नए ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, जैसे कि ब्रिक्स समुदाय आप देख लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बिम्स्टेक ग्रुप देख लो। एंड एज अ रिजल्ट ये सब जो ब्रिक्स, बिम्स्टेक है, वो ऐसे ग्रुप हैं जिनकी प्रायोरिटी है कि अपना खुद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, आपस में कुछ थोड़ा ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। सब गरीब देशों के मसीहा बनने का उनका प्रायोरिटी होता नहीं। तो भारत का भी रोल अब ऐसे ग्लोबल ऑर्डर में बदला है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग इन दैट मैनर। भारत की अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है। आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन इनटू टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी अभी और इच्छा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। सो एज अ रिजल्ट जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है तो उसे UK, USA, वर्ल्ड बैंक वाले जो डेवलपमेंट और पॉवर्टी के लिए एड देते थे, फॉरेन एड का पैसा, लोन का पैसा, वो पहले से धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं आप तो यू आर वेल टू डू फैमिली नाउ, सो वी विल स्पेंड आवर मनी टू सम अदर पुअर कंट्रीज। तो भारत को उधर से लोन में पैसा कम मिलता है, एंड एज अ रिजल्ट हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। टू रीप अवर ओन डेमोग्राफिक डिविडेंड, टू रीच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेटस, वी रिक्वायर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतने $1 बिलियन कौन दे सकता है? USA, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान, ये सब देश से मिल सकता है। सो देयरफॉर दीज कंट्रीज ऑक्यूपाई मोर टाइम एंड अटेंशन इन आवर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स माइंड, उसी पर फोकस करना पड़ता है। तो अगेन हमारा ग्लोबल रोल थोड़ा चेंज हुआ दिखता है। गरीब देश बोलते हैं भारत हमारा मसीहा नहीं रहा। विदेशी निवेश चाहिए तो अमीर देशों के साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ता है, गरीब देशों को गोद में लेकर नहीं चल सकते। ऑफकोर्स ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डोंट राइट वर्ड्स लाइक दिस, गोद में नहीं बिठा सकते वगैरह, मीन्स में आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इसी इकोनॉमिक प्रायोरिटी को आगे बढ़ाए डायोस्पोरा। LPG रिफॉर्म्स के बाद आप जानते हैं कि भारत का IT सेक्टर, BPO सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो हुआ है। बट एट द सेम टाइम उसके चलते आउटसोर्सिंग में बिजनेस आता है, थोड़े हमारे लोग बाहर जाते हैं तो फॉरेन कंट्री की वीज़ा पॉलिसी, उनके आउटसोर्सिंग रिलेटेड पॉलिसी, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, प्रोटेक्शनिज्म, USA, UA, ये सब भी जो भी करते हैं उससे भारत को असर होता है। एंड एज अ रिजल्ट हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का ज़्यादा टाइम उस हिसाब से लगा रहता है कंपेयर टू हेल्पिंग द पुअर कंट्रीज। लार्ज डायोस्पोरा ऑफ इंडियन वर्कर्स इज़ वर्किंग इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन जैस्मिन रेवोल्यूशन के बाद ये मिडल ईस्ट के बहुत सारे देशों में इंस्टेबिलिटी चल रही है। आप लीबिया देखो, सीरिया देखो, यमन देखो, वहाँ पर हॉस्टेज क्राइसिस, सिविल वॉर सिचुएशन, कुछ बार भारत ने अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मिशंस भेजने पड़े थे। और ये यमन, सीरिया, लीबिया, ये सब की इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसे टर्बुलेंट और अस्त व्यस्त हो गए हैं कि भारत वहाँ पर एक्टिवली कोई एक लीडर के साथ एंगेज करके कि चलिए हम आपको इतने करोड़ रुपए देते हैं और आप अपना गरीबों का उत्थान करिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जस्ट लाइक गौतम इज़ बियॉन्ड सेविंग, ऐसे ही कुछ देश भी बन गए, दे आर बियॉन्ड सेविंग, तो भारत उसका कुछ कर नहीं सकता। भारत को अपना देखना है तो ग्लोबल रोल अपना अदा करने के लिए वो किधर और चलता है। सॉरी, विद इन अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम साउथ अमेरिकन नेशंस लाइक वेनेजुएला, वहाँ पर कुछ सिविल वॉर चल रहे हैं, कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही है, कुछ देश आपस में इंटर कंट्री कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कहीं कहीं पर हम पाते हैं कि ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, दे वांट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंसेस। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम कहीं पर ऐसा कुछ लड़ाई करवा दें और उसके ऑयल और डायमंड और ऐसे रिसोर्स को हड़प करने की कोशिश करें। मैक्सिमम हम लोग यूनाइटेड नेशन में अपने पीस कीपिंग फोर्स, और उसकी मदद से वो रवांडा में चले, सोमालिया में चले, वी डोंट सेंड आवर फोर्सेज डायरेक्टली, वी गिव देम टू यूनाइटेड नेशंस। वी ट्राई टू अवॉइड एनी पर्सनल इंटरवेंशन और मेडिएटर रोल्स। मध्यस्थता हम किसी की लड़ाई में करने नहीं जाते, क्योंकि हम खुद से बड़ा भाई बनने क्यों नहीं जाते, क्योंकि ऐसा किया तो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में बाकी देश दखल करने के लिए आ जाएंगे, जो हम लोग नहीं चाहते।
सो देयरफॉर टू एन आउटसाइडर इट मे अपीयर कि भारत को तो कोई परवाह नहीं, आपकी इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो आप दूसरे देशों की मदद क्यों नहीं करते, वेनेजुएला को कुछ हेल्प क्यों नहीं करते, रवांडा सोमालिया को खड़ा क्यों नहीं करते। बट अगर ऐसा करने गए तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हमने इंटरफियर करना पड़ेगा, तो सामने कुछ और देश कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में अपनी पीपूरी बजाने आ जाएंगे। सो वी कैन नॉट डू दैट। देयरफॉर आवर ग्लोबल रोल इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर। गरीब देशों के आंतरिक प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो बाकी देश कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में टांग अड़ाएंगे। अगेन आपको समझाने के लिए मैंने ये बोला, टांग अड़ाएंगे ऐसे शब्द मेंस एग्जाम में नहीं लिखना है। नेक्स्ट, भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी भी अब बदली है। ग्लोबल रोल, ग्लोबल डायमेंशन ऐसे हुए हैं कि गरीब देशों की मदद करने से पहले खुद की सुरक्षा पर पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम चाइना पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। वाइल इंडिया एडवोकेट्स पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ एवरीवन, बट एट द सेम टाइम हमने पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध लड़ने पड़े, हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पड़े ताकि उनको ज़रा डिटर कर सके। यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर हमने हर बार बात रखी कि पाकिस्तान कैसे पीओके और कश्मीर में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कोई कड़े कदम उठाए नहीं, एंड अल्टीमेटली इट फोर्स्ड अस टू डू सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। सो ऑल दिस फैक्टर्स दे रिक्वायर दैट इंडिया हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस प्रायोरिटीज़। हमने फ्रांस के साथ, रशिया, यूएसए, इजराइल, सब देशों के साथ या तो लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने हैं या उनके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है। तो हमारा ग्लोबल एक रवैया ये बन जाता है, तो फिर गरीब देशों की मदद करने के लिए शायद उतने टाइम और रिसोर्सेज हमारे पास रहते नहीं। बट एट द सेम टाइम आप बॉडी में थोड़ा ये भी जिक्र करिए कि ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल गरीब देशों की परवाह नहीं करता। नो, वी डू केयर अबाउट देम एंड वी हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स। आप पाएंगे कि बहुत सारे, एक तरफ तो हम एडवांस इकोनॉमी के साथ बायलैटरल और इंडिविजुअल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मीडिया का फोकस क्या रहता है। भारत और फ्रांस के प्रमुख मिले, भारत और जापान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, इस प्रकार के न्यूज़ स्टोरी मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करता है, फोटोग्राफ उसके फ्रंट पेज पे डालता है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट इंडिया हैज़ बिकम कम्प्लीटली अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स द वीकर नेशंस। अफ्रीकन समिट, अफ्रीकन नेशंस, उनके साथ डायलॉग प्रोसेस हमने बनाई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बार बार वहाँ पर जाकर आए हैं। हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्री को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस देते हैं उनसे जितने भी प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट होते हैं। ऐसे लीस्ट डेवलप कंट्री से आने वाले एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट्स को हम लोग एकदम लिबरल पॉलिसी में वीज़ा दे देते हैं, फी भी उनके ऊपर बहुत कम रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज समिट देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिट देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा हमने बात करी है कि पुअर नेशंस का ख्याल रखना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफकोर्स उसमें भारत को भी फ़ायदा है कि ग्लोबल वार्मिंग में अमेरिका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, हम कम कंट्रीब्यूट करेंगे, बट ऐसी बात करते हैं तो बाकी गरीब देशों का भी तो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सिमिलरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम बोलते हैं कि दोहा राउंड की वो सारी बातें कंक्लूड की जाए कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ ने बाकी सब इकोनॉमीज़ को मदद करनी है। सो दोज थिंग्स वी आर चैम्पियनिंग। हमने नेपाल, भूटान, सेशल्स, मॉरिशस और बाकी ऐसे आस पड़ोस के गरीब देशों की डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च किया है। कुछ बार ऐसा भी हम पाते हैं कि वो देश चाइना को ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, कुछ बार ये नेपाल के अंदर वो चाइना को ज़्यादा फ्रेंडशिप दिखाते हैं, बट येट वी हैव नॉट सीज्ड अवर सपोर्ट एंड गुडविल फॉर देम। हमने हमेशा मदद करी है। आपको क्रिटिक्स ये बोल सकते हैं नेपाल में तो मदद करनी पड़ेगी, वो तो बफर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट येट वो सब देखते हुए भी वी हैव ऑलवेज हेल्प देम। दैट इज़ अ ट्रूथ। थस इन द नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड इंडिया इज़ अमॉन्ग द लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, प्रश्न में क्या था, इलेबोरेट, विधान को विस्तृत करिए। तो विस्तृत हमने कर दिया बॉडी में, अब उसको कंक्लूजन में समराइज करना कि ये कारण है, इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि भारत अब गरीब देशों का मसीहा नहीं रहा। हमने ये नहीं कहना कि यस इट इज़ ट्रू दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर केयरिंग फॉर देम, ऐसा नहीं, हमने दूसरों पर थोप देना है दैट टू सम ऑब्जर्वर्स इट मे अपीयर लाइक दैट, उनको शायद लग सकता है। सो इन द प्रेजेंट डेकेड इंडिया इज अमॉन्ग द इमर्जिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफेंस में देख लो या इकोनॉमी में देख लो, अवर अफोर मैंशनड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे रिक्वायर दैट वी हैव टू एंगेज विद द डेवलप्ड नेशंस मोर देन एवर बिफोर, एंड देयरफॉर इट मे अपीयर टू सम ऑब्जर्वर, हमें तो नहीं लगता बट सम ऑब्जर्वर, कुछ लोगों को लग सकता है दैट इंडियाज़ इमेज एज द लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज नेशन इज समवॉट डिमिनिश्ड, ऐसा उनको लग सकता है। वो सही है या गलत है, वो विधान को हमने सर्टिफिकेट यस नो में नहीं देना है। प्रश्न क्या था, इलेबरेट करो, हमने कर दिया और समराइज कर दिया। अनलेस इट इज़ आस्क्ड डोंट जंप टू कंक्लूजन
एक्सट्रीम की यस सही बात है या नो कम्प्लीटली गलत बात है, समवॉट मिडल में आप रहिए। प्रश्न था डायरेक्टिव वर्ड क्या था, इलेबोरेट, विस्तृत करो। तो बस हमने इलेबोरेट जब बोला जाए उसका मतलब कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है और उसको एग्जाम्पल देकर हमने विस्तृत करना है। सो यू हैव टू गिव द फैक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन इट। एलेबोरेट जब बोला जाए तो उसे क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं करना कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज़ नॉट आस्क्ड। मैक्सिमम आप कुछ क्या बोल सकते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट में कि जो मैंने आपको बताया लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ के बारे में हमने लिखा, या क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने गरीब देशों का चैंपियनिंग किया है। सो यू कैन शो इन 1 or 2 sentences दैट वी आर नॉट कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स पुअर नेशंस। दैट इज़ मैक्सिमम यू कैन डू। कंप्लीटली अग्री में, कंप्लीटली काउंटर में जाना है, ऐसा जवाब ये पूछा ही नहीं है। कुछ लोगों के जवाब गलतियाँ ये करेंगे, उनकी बस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और कोल्ड वॉर के आसपास ही पीपूड़ी बजती रहती है। यू हैव टू टॉक मोर इन टर्म्स ऑफ कंटेम्पररी कंटेक्स्ट की, आज की तारीख की बात करिए आप। एक्सेसिव फोकस ऑन सिंगल कंट्री और सिंगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कुछ भारी कीवर्ड्स आपके जवाब में हो तो अच्छे मार्क मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स, ये ब्रिक्स, बीमस्टेक, वो सब की बात करें। नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करें, एफडीआई, डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, डिफेंस एंगेजमेंट, ये सब की कुछ चर्चा हो लॉजिकल ऑर्डर में तो अच्छे मार्क मिल सकते हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ कंटेम्पररी अफेयर क्वेश्चन, मोर देन 2 years का बड़े स्पान में आप देख सकते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद धीरे धीरे हम अलग दिशा में चले हैं, राइट। डिफ़िकल्टी मीडियम लेवल बोल सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो जो एग्जाम्पल या डायमेंशन दिए आपको पहले से पता ही है, बट इन द रियल एग्जाम यू हैव टू पॉज एंड थिंक एंड कनेक्ट देम, राइट, एंड फिट देम इनटू अ पर्टिकुलर फ्रेम, ताकि वो एग्जामिनर ने जो पूछा है उस हिसाब से आप स्टेटमेंट को इलेबरेट कर सके। सो इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट, ईजी तो नहीं है। अगर सिर्फ ऐसा पूछ लेते इंडिया अफ्रीका की बात करो या इंडिया जापान की बात करो तो वो ईजी हो जाता, बट यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशंस की बात करनी थी। सो 15 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास रहे होंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग एंड मोर मेंटल एफर्ट इज पुट इनटू elaborating द थिंग्स। नाउ स्पीकिंग ऑफ दिस इकोनॉमी एंड पॉवर्टी, और गरीबों का मसीहा है कि नहीं है, ऑल दिस डायमेंशन समवेयर इकोनॉमी इज इन्वॉल्व, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सारी चीज़ें। सो इन दिस रिगार्ड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मेरे 2020 यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी की लाइव बैच चल रही है, जहाँ पर हर वीक मेरे रात को कुछ दिनों पर 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की क्लासेस रहती हैं, जहाँ पर मैं लाइव मोड में इकोनॉमी के बारे में पढ़ाता हूँ। नाइट बैच है तो वर्किंग प्रोफेशनल भी अटेंड कर सकते हैं। ये पूरे कोर्स की खास बात यह है कि वहाँ पर इकोनॉमी के रैपिड रिवीजन के लिए आपको हैंडआउट भी दिए जाते हैं, वो हैंडआउट के अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की हिंदी ट्रांसलेशन भी है ताकि मीन्स में आपको मदद मिले। वहाँ पर लेटेस्ट इकोनॉमी बजट सर्वे सब कुछ कवर किया जाता है। देयर इज़ ऑल्सो वीकली क्विज विथ रैंकिंग। सो इट इज़ अ कोर्स, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और जब आप चेकआउट करते हो तो आप ये कोड यूज़ करें mrunal.org, देन यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर टारगेटिंग द यूपीएससी 2020 एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेंस पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे, उसका ब्लॉक 4 यानी इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया जापान देख लिया, इंडिया यूएसए देख लिया। ये प्रश्न भी देख लिया कि भारत ऑपरेट देशों का पहले चैंपियन था, अब थोड़ा कम चैंपियन दिखता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज यूनेस्को इज एन एपिक फेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न ऐसा था लेटेस्ट मेंस एग्जाम में, टू लिटल कैश, टू मच पॉलिटिक्स, इट लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ। Discuss the statement in the light of USA's withdrawal and its accusation of the cultural body being anti-Israel bias। आवश्यकताओं से कम पैसा है, अत्यधिक राजनीति चलती है, इसके चलते यूनेस्को का खुद का जीवन रक्षण स्थिति में लाइफलाइन में आ गया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता का परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। पैसा है नहीं, पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलते हैं और इजराइल के साथ भेदभाव रखते हैं, इसके चलते इनकी लाइफलाइन पे बनाई है, आप चर्चा कीजिए।